मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नए भारत के निर्माण में मोदी जी जान से जुटे हुए हैं और इसके लिए मोदी राजनीतिक और आधिकारिक बदलाव को बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। कमान उनके हाथों में सौंपी जा रही है जो मोदी जैसा सोचते हैं, जिनके पास मोदी जैसा विजन है। और नेताओं को सत्ता के शिखर पर विराजमान किया जा रहा है, जिनके राजनीतिक कौशल को मोदी ने करीब से देखा है, समझा है। पार्टी उनके कंधों पर जिम्मेदारियां डाल रही है, जिनमें पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने का मादा हो। उन अधिकारियों को मौका दिया जा रहा है जो अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं। अगले आधे घंटे में राजधर्म में हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की। नरेंद्र मोदी के हाथों जब से देश की सत्ता आई है, तब से लेकर अब तक राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। राजधर्म की राह पर मोदी ने जो फैसले लिए वो चौंकाने वाले लिए, लेकिन मोदी ने जिस उम्मीद में ये फैसले लिए वो और भी चौंकाने वाले होंगे। मोदी के दो सबसे बड़े और ताजे फैसलों में महाराष्ट्र और हरियाणा है। मोदी ने इन दो राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई, ये अपने आप में चौंकाने वाला था। इन नतीजों के लिए भी मोदी ने पूरी रणनीति के तहत ऐसे ऐसे मोहरों को सियासत की शतरंज पर बिठाया था जिनसे विरोधियों को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया। आज हम मोदी की इसी दूरदृष्टि को देखने की कोशिश करेंगे, उनके फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनाए गए। मोदी ने यह फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि चुनाव से पहले ही मोदी ने फडणवीस पर दांव खेल दिया था। ऐसा सक्रिय विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता क्या होती है, कितने सवाल, कितने सटीक सवाल। बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र को अब से पहले लोग जानते थे, लेकिन वो इतनी बड़ी छलांग लगाएंगे इसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही होगी। नागपुर में छात्र राजनीति से शुरुआत हुई और देखते ही देखते वो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष बन गए और फिर मुख्यमंत्री। जाहिर है मोदी ने फडणवीस में महाराष्ट्र का भविष्य देख लिया था। फडणवीस से पहले महाराष्ट्र बीजेपी की कमान सुधीर मुनगंटीवार जैसे कद्दावर नेता के हाथ में थी और उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कोशिशें भी हुई, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। इस फैसले ने तब हर किसी को चौंकाया था, लेकिन आज उस फैसले की तारीफ हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना जैसे क्षेत्रीय दलों से आगे निकल जाएगी, इसकी उम्मीद करना ख्याली पुलाव पकाने जैसा ही था। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने महाराष्ट्र का रण जीता। ये बात सच है, इस चुनाव में मोदी की लहर ने काम किया, लेकिन जमीन जिन्होंने तैयार की उसमें फडणवीस जैसे जुझारू नेताओं का अहम योगदान था। एक बहुत गरीब घर का लड़का था, हम बहुत काम करते थे पार्टी का, मगर कोई ध्यान नहीं देता था। हमने बताया उनको कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने बोला कि मैं ध्यान दूंगा और उन्होंने बोला कि तुम काम शुरू कर दो, और वो जो प्रभाग होता है उसका उन्होंने मुझे महामंत्री बनाया। 44 साल के फडणवीस युवा हैं और अपने पीछे युवाओं की लंबी फौज उन्होंने खड़ी कर रखी है। अपनी आक्रामकता के लिए वो महाराष्ट्र में पहले से ही जाने जाते हैं। उन्होंने सत्ता में बैठी कांग्रेस और एनसीपी सरकार की नाक में दम कर रखा था। कई घोटालों को वो जनता के सामने लेकर आए, और सबसे बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस के पास महाराष्ट्र के लिए विजन था, ये मोदी जानते थे। हमें तो राजधर्म का पालन करना है, और राजधर्म ये कहता है कि जहां जहां घोटाला हुआ है, जहां जहां घपला हुआ है, जहां जहां सरकार के पैसे का में अनियमितता हुई है, ऐसे हर जगह की हमने तफ्तीश करनी चाहिए। वो
नियम के अनुसार तफ्तीश होगी। तफ्तीश होते समय व्यक्ति कौन है इसका विचार हम नहीं करेंगे। वरना मुख्यमंत्री की रेस में विदर्भ में गडकरी जैसे कद्दावर नेता भी थे और मुंगंटीवार भी थे। रेस में वहीं विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और युवा चेहरा पंकजा मुंडे भी थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली से आशीर्वाद मिला हुआ था। मोदी का यह फैसला हो सकता है बीजेपी के ही कई लोगों को चौंका रहा हो, लेकिन मोदी जानते हैं उन्होंने जिस पर भरोसा किया है वो महाराष्ट्र के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में 44 साल के युवा चेहरे को कमान सौंपी गई तो हरियाणा में अनुभवी और रणनीति बनाने में महारथी मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2 राज्य, लेकिन दोनों के मुख्यमंत्रियों को चुनने का पैमाना बिल्कुल अलग था। भारत की क्षमता और अखंडता 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में 47 सीटें जीतकर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला तो सबसे बड़ा सवाल सामने आया कि आखिर हरियाणा की कमान किसको मिलेगी। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज जैसे नेता सामने थे। लेकिन अचानक मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगी तो ये चेहरा सुर्खियों में आ गया। खट्टर की सियासी कुंडली सामने आई तब जाकर लोगों को पता लगा कि आखिर मोदी ने खट्टर पर दांव क्यों खेला। सादा जीवन और साफ सुथरी छवि वाले खट्टर को बीजेपी में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पहचान मिली हुई है जो अपना हर काम पूरी लगन से करते हैं और कुशलता से करवाते हैं। अपने लक्ष्य से ना भटकने वाले मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाया। खट्टर ने अपना ज्यादा वक्त संघ में प्रचारक के तौर पर बिताया और आखिर में वो बीजेपी में चले आए। 1994 में वो हरियाणा में पार्टी महासचिव बनाए गए। 1996 में खट्टर ने मोदी के साथ काम किया। उसी दौरान मोदी ने खट्टर के राजनीतिक कौशल को भांप लिया था और जब 2014 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव आया तो मोदी ने खट्टर को कमान सौंपी और जो नतीजे आए वो हर किसी के सामने थे। 1996 में भाजपा ने बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी को राज्य में सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, लेकिन खट्टर को जब यह एहसास हुआ कि गठबंधन बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है तो उन्होंने समर्थन वापसी पर जोर दिया। ये खट्टर की दूरदर्शिता थी। बाद में बीजेपी ने ओम प्रकाश चौटाला को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। इस गठबंधन ने 99 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटें जीती थी। पार्टी महासचिव के तौर पर खट्टर की छवि एक योग्य और सख्त प्रशासक और एक ऐसे रणनीतिकार की बनी जो हरियाणा की सियासत की एक एक नब्ज पहचानता था। ये खट्टर का राजनीतिक कौशल ही था कि भुज में आए भूकंप के बाद खट्टर को मोदी ने कच्छ जिले में चुनाव के प्रबंधन के लिए बुलाया था। यहाँ बीजेपी ने 3 सीटें जीती। वाराणसी के लोकसभा चुनाव में भी मोदी ने खट्टर को जिम्मेदारी सौंपी और 50 वार्डों का प्रभारी बनाया। मोदी और खट्टर आपस में दोस्त थे तो उनमें कई समानताएं भी थी। मसलन मनोहर लाल खट्टर पहली बार करनाल से विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक बने और अब मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो राजकोट से विधायक थे, जबकि उनके पास उससे पहले कोई अनुभव नहीं था। दोनों संघ के प्रचारक रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी कमोबेश एक समान ही रहा है। मोदी ने शादी की लेकिन वैवाहिक जीवन से वो दूर रहे, जबकि खट्टर ने शादी ही नहीं की। मनोहर के पिता भी दुकानदार थे तो मोदी के पिता दामोदर दास भी चाय की दुकान चलाते थे। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बनाए गए तब उन्हें स्थानीय गुजरात इकाई के नेता ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मनोहर लाल खट्टर के साथ भी था। हरियाणा के दूसरे नेता उन्हें प्रभावशाली नहीं मानते थे, लेकिन बावजूद इसके मोदी ने खट्टर पर दांव खेला और हरियाणा के विकास के लिए उन्हें चुना। ये फैसला सच साबित होगा इसका मोदी को पूरा भरोसा है, लेकिन उन्हें इंतजार करना होगा जिन्हें मोदी की दूरदृष्टि पर शक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता। अब जीत का ये कारवां आगे बढ़ाना है। जाहिर है जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां जमीन तैयार करनी होगी और जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है उन्हें जाने वाले भले ही कम हों, लेकिन जमीन तैयार करने में उन्हें महारत हासिल है। नरेंद्र मोदी का विजन, अमित शाह की प्रशासनिक क्षमता अब बीजेपी की सफलता का मूल मंत्र बन गया है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सिर जीत का सेहरा बंधा तो पीएम बनते ही मोदी ने मैन ऑफ द मैच बताकर अमित शाह का राजनीतिक कद बढ़ा दिया।
लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने ये विजयश्री को प्राप्त किया है और इसके मैन ऑफ द मैच श्री अमित भाई शाह थे। अमित शाह बीजेपी में नरेंद्र मोदी की मर्जी के मुताबिक टीम बना रहे हैं। अमित शाह की नई टीम में इसकी झलक साफ साफ दिखती है। मोदी के बेहद करीबी ओम माथुर को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। ओम माथुर अब तक महाराष्ट्र के प्रभारी थे। बीजेपी में कहा जाता है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जो कामयाबी मिली उसमें ओम माथुर के मैनेजमेंट का बड़ा योगदान है। जी को जनता वोट दे रही है तो नेचुरली वो चाहेंगे कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें उनके आदमी रहें, पार्टी स्ट्रक्चर में उनके आदमी रहें जो उनके योजनाओं को मासेस तक ले जाएं। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है कि वो अपने लोग रखते हैं, नए लोग रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस एकदम नए हैं, उनको कहीं से भी महाराष्ट्र ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव, करते गवर्नेंस का अनुभव नहीं है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया है। यही कमोबेश हालत है हरियाणा की। यही है जब आप अपने चॉइस के ब्यूरोक्रेट्स लेके आते हैं, लेकिन ये आपका चॉइस है, जनता आपको वोट देती है, नेचुरली वो आपसे पूछेगी, बीजेपी से पूछने नहीं जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अपने मन से करें, इस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से चलाएं, कहीं कोई गलत नहीं है। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले ओम माथुर अब यूपी में 2017 में कमल खिलाने की मुहिम में जुटे हैं। अमित शाह की टीम में बिहार के सीनियर नेता राजीव प्रताप रूडी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब तक महाराष्ट्र के प्रभारी रहे रूडी को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इंचार्ज बनाया गया है। दोनों राज्यों में बीजेपी का असर बेहद कम रहा है। ऐसे में अमित शाह ने राजीव प्रताप रूडी को भेजकर दक्षिण भारत में बड़ा दांव खेला है। वैसे तो कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन अमित शाह की सबसे ज्यादा नजर यूपी पर है। मिशन 2017 को ध्यान में रखकर बीजेपी ने लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा को डबल प्रमोशन दिया। पार्टी के युवा चेहरे और लो प्रोफाइल दिखने वाले दिनेश को मोदी के गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। इससे पहले दिनेश शर्मा को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। यूपी के एक और नेता प्रोफेसर रामशंकर कथेरिया को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई। कथेरिया को बीजेपी दलित चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। अमित शाह ने युवाओं पर भी खुलकर दांव खेला है। मथुरा के रहने वाले श्रीकांत शर्मा को हिमाचल प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। श्रीकांत अब तक दिल्ली में बीजेपी की मीडिया सेल का काम देखते थे। वामपंथ के गढ़ रहे पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सिद्धार्थनाथ सिंह को मिली है, जबकि चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे जम्मू कश्मीर का इंचार्ज अविनाश राय खन्ना को बनाया गया है। झारखंड की जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली है। अमित शाह की इस नई टीम में ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम लोग जानते हैं। नए होने के बावजूद खुद अमित शाह और नरेंद्र मोदी को इन पर पूरा भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सियासत के साथ ही साथ सिस्टम में भी नरेंद्र मोदी का सुधार जारी है, देश का ध्यान है। सियासत ही नहीं, सिस्टम में भी मोदी साफ सुथरी छवि के अनुभवी और ईमानदार लोगों को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे आईएएस अधिकारियों और मंत्रालयों साथ ही विभागों में दोबारा उन्हें लेकर आया जा रहा है, जिन्हें उनकी ईमानदारी की वजह से पिछली सरकारों ने या फिर राज्य सरकारों ने दरकिनार कर दिया था। राजनीति की नहीं, बदलाव ब्यूरोक्रेसी में भी हुए। मोदी ने अपनी सरकार में ब्यूरोक्रेट्स को खुली छूट दे रखी है और उन अधिकारियों को प्रभावी भूमिका में लाने के आदेश दिए हैं जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की वजह से किनारे कर दिए गए। दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अफसर को खनन माफियाओं की वजह से मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोला तो उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अवैध रूप से बनाई जा रही एक मस्जिद की दीवार को गिरा दिया, जिससे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था। विरोध हुआ तो इस काबिल अधिकारी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अटैच कर दिया गया। जनता वोट दे रही है तो नेचुरली वो चाहेंगे कि गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें उनके आदमी रहें, पार्टी स्ट्रक्चर में उनके आदमी रहें जो उनके योजनाओं को मासेस तक ले जाएं। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है कि वो अपने लोग रखते हैं, नए लोग रखते हैं। अशोक खेमका के साथ भी यही हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच संदिग्ध भूमि सौदे को लेकर खेमका ने कार्रवाई की तो उन्हें तत्कालीन हरियाणा सरकार ने परेशान कर दिया। 21 साल की उम्र में इस अधिकारी का 40 बार तबादला किया गया। देश में ऐसे काबिल अधिकारियों की लंबी फहरिस्त रही है। मोदी सरकार ने पूरे देश से ऐसे 24 अफसरों की लिस्ट बनवाई है जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों
और विभागों में जिम्मेदारी दी जाएगी। अधिकारियों की भर्ती में राजनीतिक हस्तक्षेप और वरिष्ठता को दरकिनार कर मोदी काबिलियत को तवज्जो दे रहे हैं। जाहिर है मोदी के मेकिंग इंडिया में ये कदम बेहद कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर देश के लोगों से खुलकर मन की बात कही। मोदी ने रेडियो पर अपने दूसरे संबोधन में आज 3 बड़े मुद्दों को उठाया। दूसरी बार रेडियो पर मन की बात करने आए पीएम मोदी के एजेंडे में सफाई अभियान, कालाधन और ड्रग्स का फैलता जाल सबसे ऊपर था। पीएम ने शुरुआत सफाई अभियान से की। सफाई में जोड़ने के लिए लोगों की तारीफ की, इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया और एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे सफाई के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माई गॉव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। पीएम मन की बात कर रहे थे तो पूरा देश उन्हें मन से सुन रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अपने परिवारों के साथ पीएम की बात सुन रहे थे। स्वच्छता के अभियान की बात किया जाए तो आप देखे होंगे जब से मोदी जी ने 2 अक्टूबर से ये स्वच्छता अभियान शुरू की है, जो वो हर जनता को वो समझाना भी चाह रहे हैं और वो देख रहे हैं अब कुछ सुधार भी आया है सफाई अभियान में। जो हर वर्ग का जुड़ाव है वो बहुत बढ़िया है और ये सोच नरेंद्र मोदी जी को और अपने देश को बहुत आगे लेके जाएगी। मोदी जी की बातों में बहुत सच्चाई है। काला दिन वो बता रहे हैं ना, तो वो लेके भी आएंगे और लाएंगे, जल्दी से जल्दी लाएंगे। वो गलत नहीं करे हैं, वो बिल्कुल सही करे हैं। पीएम मोदी ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मन की बात से जोड़ने की अपील की। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र का पता भी बताया। मन की बात, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली। अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 3 अक्टूबर को रेडियो के जरिए अपने मन की बात की थी। इसके बाद देश के लोगों ने उन्हें जो तमाम सुझाव भेजे थे उसकी भी प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर तारीफ की। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने आज काला धन पर बड़ा बयान दिया। मोदी ने कहा कि देश का कितना काला धन विदेशों में जमा है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन वो पाई पाई वापस लेकर आएंगे। इस बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया और कहा कि चुनाव के दौरान आखिर किस आधार पर नरेंद्र मोदी देश को काला धन के आंकड़े दे रहे थे। जहां तक काले धन का सवाल है, भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। आकाशवाणी और प्राइवेट रेडियो पर मन की बात कहते हुए पीएम मोदी ने देश के लोगों से कहा कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, काले धन पर किए वादे जरूर पूरे होंगे। मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पे आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मोदी ने यह भी कहा कि विदेश के बैंकों में कितना काला धन जमा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार का संकल्प है कि उसे वापस जरूर लाया जाएगा। न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। पीएम के बयान के बाद काले धन पर बनी एसआईटी के चीफ जस्टिस एमबी शाह ने भी कहा कि कोई भी ये नहीं बता सकता कि विदेशों में जमा कितना काला धन भारत लौट पाएगा। देश के लिए तो वापस मनी लाना अच्छा तो है, पर कितना आता है वो तो कोई जानता नहीं। अभी कितना फॉरेन में है, अभी कितना है वो भी कोई जानता नहीं है, और मैं भी नहीं कह सकता हूँ। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पहली बार काला धन पर बोला तो सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसका स्वागत किया, वहीं कांग्रेस ने इसे
गुमराह करने वाला बताया। उम्मीद यही कि जो वायदा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन वायदों को जल्द ही पूरा करेंगे। राजधर में आज के लिए फिलहाल